हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह एंड वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो जो है एलआईसी आईपीओ के ऊपर है और आज हम फंडामेंटल स्क्रीनिंग करेंगे कि एलआईसी के आईपीओ की क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या वीकनेस पॉइंट है बिफोर अप्लाइंग आईपीओ। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़े से की पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगा कि अप्लाई क्यों करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली सो अप्लाई करने का रीज़न्स ये है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में, 65 ईयर्स मोर देन। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी में आती है। और इसका प्लस पॉइंट क्या है ना गाइस, इसकी 64.1% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम जीडब्ल्यूपी। इसका मीनिंग ये होता है कि एन नंबर्स ऑफ पॉलिसीज़ के जो प्रीमियम है वो 64.1% जो है होल्ड करता है एलआईसी। और इतना ही नहीं, आप देखोगे ना 74.61% जो मार्केट शेयर्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैसे जो इंडिविजुअल जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके थ्रू भी आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में सबसे बड़ा होल्ड है 74.6% का इंश्योरेंस में एलआईसी का। इतना ही नहीं गाइस, आप देखोगे ना ग्रुप जो इंश्योरेंस होता है वो भी 81.1% का इनका मार्केट शेयर्स है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है आपको कि यहाँ पे इनका बिजनेस जो है ना एजेंट्स के थ्रू भी बहुत अच्छा आता है जो 55% होल्ड्स करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसी इसी रीजंस की वजह से एल जो है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में आता है और 10 मोस्ट वैल्यूएबल जो है ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड में आता है। सो ये एक सबसे बड़ा ब्रांड है। ये इसका मेन रीज़न है आईपीओ अप्लाई करने का। और आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको जीडब्ल्यूपी के बारे में बताया कि 64.1% जो हम होल्ड करती है एलआईसी, वो देखा जाए तो वो सेकंड जो है लार्जेस्ट कंपनी है जो जीडब्ल्यूपी रिसीव्स करती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट लीडर, जो ग्लोबली मार्केट लीडर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, उनके कंपेयर में। सो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो रिपोर्ट है सिर्फ क्राइसल्स की है। अब हमने तो डिसाइड कर लिया कि आईपीओ क्यों अप्लाई करना, बट इसके ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ आने के। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ये है कि 31,62,49,885 इक्विटी शेयर्स जो है आईपीओ के थ्रू सेल करने का इनका प्लान है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहली बात तो ये लिस्टिंग बेनिफिट ले, और दूसरी बात ये है कि ये जब पब्लिक हो जाएगा तो इसके वजह से जो विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज है और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली। ठीक है, सो इसकी वजह से इनका यही ऑब्जेक्ट है लॉन्च करने का आईपीओ। हो कि ये तो हमने जान लिया कि उसके की फैक्टर्स की हमें जो है आईपीओस को क्यों अप्लाई करना चाहिए था। बट हम थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या शो करता है। तो आप देख सकते हो कि प्रीमियम जो है, नेट इनकम जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम बढ़ते ही जा रहा है। इवन दो FY20 में पेंडेमिक सिचुएशंस होने के बाद भी जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शंस हुआ है एज़ कम्पेयर टू FY19। और FY21 में भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, और इनकम जो है बढ़ते ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर। सो इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इनकम भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। और देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो अभी मैं आपको बता दूं कि ये तो ठीक है, ये तो इनकी इनकम्स हो गई, बट जो इनकम्स होती है क्या ये लिक्विडेट है या नहीं है, सो उस पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो परसिस्टेंसी रेशो, ये जो 66%, 61%, 60 मतलब मोर देन 50% है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो प्रीमियम है, अगर 100 में से 66 टाइम्स जो है इनको प्रॉपर ऑन टाइम मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कंजर्वेशन रेशियोज जो है नियर बाय परसिस्टेंस रेशियो के आसपास में ही आता है। बट इसकी मीनिंग ऐसी होती है कि जो भी रिन्यूअल प्रीमियम है, जैसे एग्जांपल कि मैंने ये प्रीमियम बाय किया आज और नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट ईयर जो है प्रीमियम वापस से रिन्यू होती है, उसी को रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं। और वो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है FY20 में, बट फिर भी इतना नहीं गड़बड़ है। बट बहुत अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा एक है कि आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गिरा है, बट आप देख सकते हो कि रिन्यूअल प्रीमियम में भी इनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। और सोल्वेंसी रेशो बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हो कि नॉर्मली 1.5 होना चाहिए और यहाँ पे 1.6 है। दैट मीन्स कि जो फ्यूचर पेमेंट्स है, मतलब सोल्वेंसी रेशो का मतलब ये होता है कि कमिटमेंट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब कि कोई भी आपको पेमेंट जो है आपको फ्यूचर में कितना मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि 1.6 टाइम्स मतलब बहुत सही है। और 1.55 थोड़ा सा FY20 में हुआ है एज यूजुअल, जैसा पेंडेमिक सिचुएशन है इसकी वजह से। बट आप देख सकते हो कि FY21 में भी बहुत अच्छा जो है सॉल्वेंसी रेशियोज है। और इनके अलावा आप देख सकते हो कि CAGR जो है 5 ईयर्स में 14% है, मतलब बहुत बेस्ट है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। इंश्योरेंस सेक्टर में ये बहुत बेस्ट है। सो आईपीओ अप्लाई करने का ये भी एक बेस्ट रीज़न है कि आपके इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, और कितना होल्ड्स करते हैं मार्केट के।
मार्केट कैप। तो अब देख सकते हो कि LIC जो है 5,39,686 करोड़ का मार्केट कैप करता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद HDFC लाइफ, फिर उसके बाद SBI लाइफ करता है, फिर ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल, जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। तो ये सारी चीज़ें देखोगे सबसे ज़्यादा होल्ड जो है मार्केट शेयर इसका है। बट HDFC और SBI भी कम नहीं है, बिकॉज ये कैसा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में और बहुत ज़्यादा ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। इनके जो देखोगे मार्केटिंग टैक्टिक्स बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, मतलब कि इनको कैसा है कि बीट करना है। तो ये थोड़ा सा इनका वीक पॉइंट है LIC के अगेंस्ट में, मतलब कि HDFC लाइफ जो बीट करने का सोच रहा है, तो LIC के लिए ये थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव वीकनेस है। बट उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे इन डिटेल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि LICs के जो है वीकनेस पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट क्या हो सकते हैं, सो उसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम फोकस करेंगे स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ पे सबसे बड़ी बात है ब्रांड नेम। सो ब्रांड नेम इसकी बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड में सेकंड और थर्ड पे आती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ब्रांड के नाम पे। सो ब्रांड के नाम पे बहुत अच्छा हो सकता है। बट ये तो ब्रांड है, लेकिन इसके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, राइडर, सब इतने सारे प्लान्स इनके पास है ना। सो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके पास प्लान, मतलब कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए वो सारी उनके हिसाब से इनके पास वो प्लान्स रेडी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी ग्रोथ जो है इनऑर्गेनिक है, मतलब कि नॉर्मली जो है ग्रोथ बढ़ते ही जा रही है। और आप देख सकते हो कि इनकी जो है 2 सब्सिडरी कंपनी है, 4 एसोसिएट कंपनीज हैं। तो इनका कैसा है कि हर एक सेक्टर्स में बहुत अच्छा जो है होल्ड होते जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि इनकी इन्वेस्टमेंट जो टैक्टिक्स है बहुत अच्छी है। नो डाउट है कि ये PSU सेक्टर से, बट फिर भी इनकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल है गवर्नमेंट्स की। और इसके अलावा मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले की पॉइंट में बताया था कि यहाँ पे एजेंट्स इनके पास सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि एजेंट इनके पास बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा एजेंट उतना ज़्यादा कनेक्शंस के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13.53 लाख जो है इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जो इस बिज़नेस को, LIC बिज़नेस को होल्ड करते हैं रूरल और अर्बन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका AUM तो आपको पहले ही पता है कि बहुत ज़बरदस्त है। 61% जो मैंने आपको पहले बताया था न्यू बिज़नेस है, और 71% ऑलरेडी अप्रॉक्स जो है इंडिविजुअल प्रीमियम्स रिसीव करती है। सो आप देख सकते हो कि ये AUM जो है डबल है, मतलब अदर के डबल है। 36.7 ट्रिलियन इनकी जो है AUM मार्केट शेयर्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है LICs के लिए। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वीकनेस पॉइंट क्या हो सकती है। मतलब कि ये इसकी जो स्ट्रेंथ पॉइंट तो ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इसकी वीकनेस क्या हो सकती है, क्या इसको LIC को ग्रोथ होने से रोक सकता है और क्या रोकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये PSU सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है। तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंटरवेंशन दिखेगा, और बहुत सारी कंपनी में LICs में जो है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि प्रॉफिट में प्रॉब्लम्स आई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रॉफिट को लेके, और वो सेट ऑफ, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में प्रॉफिट सेट ऑफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रहा है। और इनके अलावा आप देखोगे ना, अब LIC जो है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि मैंने आपको भी HDFC का बताया, HDFC बहुत मार्केटिंग पे बहुत खर्चा कर रही है, बट यहाँ पे जो है LIC बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रही। तो ये एक वीक पॉइंट है जो कि LIC को फोकस करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ करना है तो। और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अगर आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप, सारी चीज़ें आपको इजी वे में मिल जाएगा ऑनलाइन, बट LICs की आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ठीक करना पड़ेगा LIC IPOs के LIC को, ताकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। फिर आप सबसे, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे LIC, ये HDFC हो गया, SBI हो गया, और हमारा ICICI हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा रेस में है अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाने में, और बहुत ज़्यादा बहुत फोकस कर रही है। बहुत एजेंट्स को भी इनमें बहुत, मतलब कि कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है अदर्स के लिए कि वो बहुत फोकस कर रहे हैं, बट LICs पे फोकस नहीं कर रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है इनको खा सकती है सर्विस आगे चल के। और आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो ये एक वीकनेस है। क्योंकि
अब ये कैसा है कि इनकी लार्ज कैप है बट ठीक है, लेकिन आपको इन सब पे फोकस करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टाइम में लार्ज बनना है तो। मैं आपको बता दूं, ये तो कई बातें उनकी की मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ की। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है एल के लिए? ठीक है, एल के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अपने प्रोडक्ट के लिए इन्हांस कर सकता है, जैसे कि वो करता भी है। तो आप देख सकते हो कि नए नए नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन कस्टमर्स नीड्स। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी जो है जियोग्राफिकल एरियाज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जैसे कि इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। मतलब एल का नाम है तो इस ब्रांड को यूज़ करके वो आउट ऑफ कंट्री भी जो है इंश्योरेंस प्रीमियम में, इंश्योरेंस सेक्टर में अपना इनकम बढ़ा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट इनिशिएटिव, जैसे कि आपको नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट लाना, कि नए एज के लिए प्लान्स बनाना, और एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मुश्किल है। और टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी, मतलब उनको कैसा है कि जैसे जैसे वो अगर टेक्नोलॉजी मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं, तो ये एक ऐसा है कि उनके लिए बेस्ट पार्ट हो जाएगा कि एल को बीट करना अदर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो एल को इन चारों चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी ताकि वो ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज़ पे तो हमने डिस्कस कर लिया, अब साथ में ये भी देखेंगे कि इसके क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको वीकनेस में बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, मिस सेलिंग, यहाँ पे मिस सेलिंग बहुत है वाइज। आप खुद भी पर्सनली बेस पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एजेंट जो है बहुत मिस सेलिंग करते हैं, तो जिसके वजह से एल के ब्रांड में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है और कस्टमर के ट्रस्ट को इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे मार्केट कैप धीरे धीरे कम होती जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, एक्चुअली में बहुत कम है। आप देखोगे कि अगर मैं किसी भी, मेरे को कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए एल के बारे में, तो वो जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर वो करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। इवन दो, या मतलब मैं एजेंट्स को भी कॉल करूँ, मतलब उसको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। और दूसरी बात है कि अगर मैं कस्टमर केयर में भी कॉल लगाऊँ तो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। तो ये लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फोकस करनी पड़ेगी ताकि जो है एल और बेटर बन सकता है। सो गाइस, ये हो गई, ये सारी हो गई स्ट्रेंथ पॉइंट, सारी स्ट्रेंथ वीकनेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एल IPO कब आने वाला है, उसके ऊपर छोटा सा डिटेल्स है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल का IPO का जो ओपनिंग डेट है 4 मई है और क्लोजिंग डेट है 9 मई। और इशू टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा जैसा आप अप्लाई करोगे, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और IPO प्राइस जो है 902 है और 949 है, ये इनकी रेंज है, प्राइस बैंड है। और मार्केट लॉट जो है 15 शेयर, दैट मीन्स कि 14,000 अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स 15,000 तक की वैल्यू की आपको अप्लाई करना। और आप देख सकते हैं इशू साइज जो है करीबन 22 करोड़ 13,74,920 के आसपास में है इशू साइज। और इक्विटी शेयर तो मैंने आपको पहले बता दिया। और ऑफर फॉर सेल जो है वो तो ठीक है, दोनों सेम ही है। रिटेल, यहाँ पे जो है रिटेल को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है 45 रुपीज़ का। जो आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और आप IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट्स मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एम्प्लॉई हो ऑलरेडी एल के, सो आपको यहाँ पे 40, सेम एज यूजुअल जैसे रिटेलर्स को वैसा आपको भी डिस्काउंट्स है। बट जो पॉलिसी होल्डर्स जो होल्ड करता है उसके लिए स्पेशल 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है। मतलब कि फॉर सपोज अगर आपका 249 का बैंड है तो आप उस पर 60 रुपीज़ माइनस कर दो, वैसा। तो ये सारी चीज़ें जो है एल की IPO की डिटेल्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई होप सो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। सो गाइज, ये थी पूरी की पूरी वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ में अदर IPOs या अदर फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में। ठीक है गाइज, तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त